नमस्कार, एम.के.डी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। तो जैसा कि आपको पता है, बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। उसमें से एक सीट है फूलपुर विधानसभा से जो विधायक थे प्रवीण पटेल जी, अब वो सांसद बन चुके हैं। उनका पद अब खाली है, तो उन्हीं 10 सीटों पर अब चुनाव होना है। अगर हम बात कर ले फूलपुर विधानसभा की अगर हम बात कर ले तो वहाँ से कई नाम चर्चा में हैं। उसमें से एक नाम है राधाकांत ओझा जी। अगर हम आर.के. ओझा जी के बारे में आपको बताएं तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता भी हैं, और उनका नाम बहुत चर्चों में है। तो राधाकांत ओझा जी से हमने पहला सवाल पूछा कि जो बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18,000 वोटों से पीछे थी, तो क्या जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी की जीतने की संभावना है? क्या वो 18,000 वोटों का जो फासला है वो उसको पार कर पाएगी? तो जानिए उस पर राधाकांत ओझा जी ने क्या कहा। फूलपुर में अभी 18,000 से जो चुनाव की बात आप लोग कह रहे हैं इसमें आपको पता है कि कितनी भ्रांतियां फैलाई गई कि संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब झूठी अफवाह फैलाई गई, जिसके कारण से एक वर्ग जो बीजेपी को वोट देता था उसने नहीं दिया। दूसरी चीज़ है कि किसी कुछ विशेष परिस्थितियों में जो कार्यकर्ताओं में निराशा थी वो आज फिर पुनः उत्साह में परिवर्तित हो चुकी है। इसलिए 18,000 का गैप जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देखिएगा कि बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट लड़ेगा वो कम से कम 10-15 हज़ार मतों से फूलपुर से जीतेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि राधाकांत ओझा जी ने किस तरह से जवाब दिया है, तो ऐसे ही हमने उनसे दूसरा सवाल करते हुए पूछा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा की जो इलाहाबाद की सीट थी वहाँ पे बीजेपी ने एक अधिवक्ता को उतारा था, लेकिन वो हार गई है। तो अब राधाकांत ओझा जी भी अधिवक्ता है, तो अब चलिए उनसे हमने एक ये सवाल पूछा कि इलाहाबाद लोकसभा से बीजेपी ने अधिवक्ता को उतारा तो था मैदान में, लेकिन वो जीत नहीं पाई, तो क्या अब बीजेपी दोबारा ये रिस्क लेगी? क्या बीजेपी दोबारा अधिवक्ता को उतारेगी? जो कि इलाहाबाद सीट से जो अधिवक्ता जो है वो हार गए थे, तो क्या दोबारा वो इस तरह का कदम उठाएगी? तो इस पे जानिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, एक चीज़ आपको बताएं कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट, जहाँ पे लगभग 30-31 हज़ार अधिवक्ता हैं, कचहरी जहाँ पे लगभग 10-15 हज़ार अधिवक्ता हैं, ट्रिब्यूनल है, कैट है, सैट है, कमिश्नरी है, तो कुल मिलाकर के लगभग यहाँ पे 35,000, 40,000, 50,000, 40-50 हज़ार या बीच में अधिवक्ता रहते हैं। तो वो उन पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जैसे पहले पंडित काशीनाथ त्रिपाठी थे। रही बात की जो प्रयागराज से चुनाव हम हार गए हैं, उसमें थोड़ा समय उनको अगर पहले दिया गया होता तो हम चुनाव उसको अच्छे ढंग से जीतते। और फूलपुर में क्योंकि अब झूंसी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जो अब फूलपुर में आता है जहाँ पे अधिवक्ता कम से कम 8-10 हज़ार अधिवक्ता रहते हैं, उनकी एक से होगी, अगर उनको दिया जाता है तो पार्टी हित में अच्छा हो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राधाकांत ओझा जी ने क्या कहा जब हमने उनसे पूछा कि क्या बीजेपी जो है दोबारा अधिवक्ता पे दांव लगाएगी, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो ऐसे ही हमने उनसे तीसरा एक सवाल किया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने राधाकांत ओझा जी के बारे में आपको बताया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि राधाकांत ओझा जी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता भी हैं। तो अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने बार एसोसिएशन में बहुत सारे काम कराए हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक काम कराए हैं। तो जिसमें से एक अधिवक्ता करुणा निधि भी थी, ये भी एक ऐतिहासिक काम है। अब अगर वो फूलपुर से विधायक चुन लिए जाते हैं तो वो किस तरह से फूलपुर की जनता के लिए काम करेंगे? तो हमने इसी मुद्दे पे उनसे एक सवाल किया है कि जैसा कि आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, बीजेपी के नेता है, और अध्यक्ष रहते हुए आपने बहुत सारे ऐतिहासिक काम कराए हैं। तो अगर आप विधायक चुन लिए जाते हो तो आप फूलपुर की जनता के लिए किस तरह से काम करेंगे? तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप जानिए। ये निर्णय पार्टी को है कि पार्टी हमको टिकट देती है नहीं देती है। अगर हमको देगी प्रैक्टिकल रूप में, अगर हमको ऐसा अवसर पार्टी के द्वारा मिलता है, तो जैसे आपने बताया कि मैं कभी किसी भी फील्ड में जाता हूं तो तन मन धन तीनों से लगता हूं, और वहां की जितनी समस्याएं हैं, जैसे आजकल के रूप में मैं पार्टी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भी कि आज एक नारा होना चाहिए, चलो गांव की ओर। हम शहर में केंद्रित होते जा रहे हैं, जिससे कि शहर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे कि लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है और लोग परेशान भी होते हैं। गांव में अच्छा इन्वायरमेंट है, सिर्फ हम 3 चीज़ें और दे दें गांव में, एक अच्छी शिक्षा, पढ़ाई की व्यवस्था कर दें और स्वास्थ्य दे दें, तो अन्य ढेर सारी सुविधाएं हो चुकी हैं।
और यहाँ तक कि मेरी राय है कि अगर व्यवस्था अच्छी की जाए, जो लड़के बड़े बड़े शहरों में जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर हम छोटा छोटा उनको व्यवस्था वहाँ दें कि कोचिंग एक्सेट्रा वहाँ भी अच्छी चले, तहसील लेवल में, ब्लॉक लेवल में, तो बच्चे यहाँ जो आकर के पैसा बर्बाद करते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, वातावरण नहीं मिलता है, वो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो मेरी राय में ये सुविधा अच्छी होगी। और फूलपुर तो एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान रहा है जहाँ से प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं। फूलपुर की जनता बड़ी जागरूक है, मैं समझता हूँ अच्छे लोगों को देगी, वोट देगी। तो जैसा कि आपको बताया कि राधाकांत ओझा जी ने किस तरह से जवाब दिया जब हमने उनसे पूछा कि अगर विधायक वो चुन लिए जाते हैं फूलपुर से तो वो कैसे काम करेंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो अध्यक्ष रहते हुए अपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए उन्होंने काम किया है, वैसे ही पूरी निष्ठा के साथ वो फूलपुर की जनता के साथ भी काम करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, बीजेपी की सरकार तीसरी बार बंद तो गई है, लेकिन बहुत डगमगाते लड़खड़ाते वो अपनी सरकार उन्होंने बना तो लिया है, लेकिन दो मुद्दा जो है वो बीजेपी से पीछे नहीं छोड़ रहा है। पहला मुद्दा बेरोजगारी और दूसरा मुद्दा जो है वो महंगाई। तो इस पे हमने राधाकांत ओझा जी से सवाल किया है कि बेरोजगारी महंगाई को लेकर जो युवा है वो बहुत निराश है, तो जो युवा है वो बहुत निराश है, तो किस तरह से काम करना चाहिए जो युवाओं के हित में हो, तो उस पर जानिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, बेरोजगारी कम करना ये सतत प्रक्रिया है। आपको शायद मालूम होगा कि कांग्रेस के रिजीम में बेरोजगारी और महंगाई पे ही चुनाव लड़ी थी इंदिरा जी ने, बहुत पहले 70-71 के पहले। तो ये तो हमको जो समय और काल की आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। आज आप ये गलत बात जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी नहीं ख़त्म कर रही। आप देखिए कितने प्राइवेट आपको फील्ड्स ओपन किया जा रहा है, कितने ऐप बना करके लोगों के द्वारा काम कर रहे हैं। आज कितनी सड़कें, सारी चीज़ें बना दी जा रही हैं जिससे कि लोग वहाँ अपने रोज़गार कर रहे हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी पे की बात अगर आप करते हैं, एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पुरानी सपा सरकार से वर्तमान बीजेपी सरकार ने लगभग 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी। एक विषय आता है जो नकल का। नकल में एक चीज़ बताइए कि अन्य सरकारों में नकल होता था और नकल के आधार पे ही लोगों का गलत चुनाव हो जाता था। आज ये भारतीय जनता पार्टी है कि नकल को रोक करके बच्चों को निर्णय देने जा रहा है, उसमें विलम्ब हो रहा है, नुकसान हुआ बच्चों का, कैरियर नुकसान हुआ। मैं बच्चों के साथ हूँ, लेकिन हम नकल ना होने दें और नकल अगर कर रहा है उसको पकड़ के दंडित करें तो ये तो अच्छा काम है भारतीय जनता पार्टी का। इससे जो परेशानी हुई वो गलत हो रहा है। लेकिन अब विषय है कितने ज़्यादा जो विपक्षी के लोग हैं, अभी आप देखिए जो नकल आए उसमें कौन पकड़ा गया है वहाँ पे बिहार में। तो ऐसे लोग जो विपक्षी लोगों के द्वारा ये नकल चीज या अन्य चीज़ें कराई जा रही हैं, उससे बच्चों का नुकसान हो, जिस पर राजनीति में छोड़ करके सारे लोगों को इसके लिए मिलना चाहिए कि चुनाव अगर परीक्षा हो तो एक बार में कंप्लीट हो जाए जिससे बच्चों को परेशानी न हो। सर, लास्ट में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आज राष्ट्र की आवश्यकता है मोदी और देश की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दें। और आप देखिए कि जो आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है वो एक व्यक्ति की पार्टी। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पे राजशाही चले? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ प्रजातंत्र चले? झूठी अफवाह फैलाने वाले सत्ता में आए या ईमानदारी से जो राष्ट्र के काम कर रहे हैं वो सत्ता में आए? क्या 370 खत्म करना, संविधान संशोधन करना गलत था? क्या सीए को अमेंडमेंट करके ले आना गलत था? आज एक भी चीज़ ये लोग नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिससे कि संविधान खतरे में आया। लेकिन झूठी अफवाह फैलाई गई कि अंबेडकर जी के द्वारा किया गया संविधान संशोधित कर दिया जाएगा, इसे एक वर्ग के द्वारा वोट इन्होंने ले लिया। इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान में या आवश्यकताओं में संशोधन होना चाहिए, उसका खत्म करने के इंदिरा साहनी में केस बताया गया प्रोसीजर है। ऐसे जल्दी ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती। झूठ अफवाह फैला करके ये लोग जो उन्होंने टिकट अभी कुछ सीटें पा गए हैं, ये भ्रांत फैलाए हैं। भगवान चाहेंगे तो ऐसी स्थितियां खत्म हो जाएंगी और पुनः आने वाले विधानसभा के चुनाव में या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है, उनका ये कहना है ये बेरोजगारी और महंगाई बीजेपी की सरकार में बहुत कम है। अगर अनुमान लगाया जाए कि पिछली जो सरकार थी उससे अगर हम कंपेयर करें तो बीजेपी की सरकार में बहुत ही कम है। अब ये राधाकांत ओझा जी का है, बीजेपी का निर्णय है कि हाँ उन्होंने कितनी वैकेंसी निकाली है, महंगाई कितनी कम हुई है, वो तो उनका
उनकी राय है। तो जैसा कि आप लोग ने देखा कि हमने अभी उनसे राधाकांत ओझा जी से 3-4 सवाल किए हैं कि अगर वो विधायक चुन लिए जाते हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे, बीजेपी 18,000 वोटों से पीछे थी तो वो किस तरह से उसको पार लगाएगी, और भी बहुत सारे हमने उनसे सवाल किए हैं। लास्ट में उन्होंने अपील देते हुए कहा है कि अगर वो विधायक चुन लिए जाते हैं तो वो फूलपुर की जनता के साथ पूरे निष्ठा और लगन के साथ काम करेंगे, उनके लिए उनके हित के बारे में सोचेंगे, जैसा कि वो अध्यक्ष रहते हुए अपने बार एसोसिएशन के लिए उन्होंने काम किया है। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो सुप्रिया शर्मा के साथ फिर मिलेंगे।